हम लोग तो दरखास्त कभी दिए नहीं कि हमको कुर्मी जाति में पैदा कर दिया, और न प्रशांत जी दरखास्त दिए कि हमारा ब्राह्मण जाति में पैदा कर दीजिए। नीतीश कुमार इज ए वेरी ऑनेस्ट पॉलिटिशियन एंड पर्सन इन बिहार। ये सच्चाई है या मिथ्या है? और एक बात मैं आपको और बता दूँ, ये पता कर लीजिएगा, लगातार 26 दिनों तक अन्य मार्ग में हम लोगों ने, हरिवंश जी भी रहते थे और बहुत साथी हमारे से थे। सवाल ये भी है कि जातीय समीकरण एक बड़ा फैक्टर रहा है। आप जिस समाज से आते हैं, कहा जा रहा है, आरोप भी लग रहे हैं कि भाई नीतीश को डैमेज करेंगे। प्रशांत किशोर जिस समाज से आ रहे हैं, कहा जा रहा है एनडीए को डैमेज करेंगे, यानी बीजेपी को डैमेज करेंगे। तो किसको फायदा पहुंचाएंगे ये? देखिए, मैं कैबिनेट मिनिस्टर रह चुका था तो मेरा जब एंट्री जिस लेवल पर है तो उस लेवल पर इतना एडजस्टमेंट इतना आसान होता है क्या? नीतीश कुमार के कार्यकाल की ही कुछ जो चर्चाएं हैं, तब के आरसीपी टैक्स की बात करें, अब के डीके टैक्स की बात करें, या संजीव हंस के फंसने की बात करें, अफसरशाही की बात करें। नीतीश बाबू को हम जानते, नीतीश बाबू हमको जानते। हम में कोई अगर खराबी होती तो हमको नीतीश बाबू ने हमको बताएंगे। हमारे लीडर तो हो न रहे हैं। नीतीश कुमार अपने समय में हो, आपके समय में हो, चाहे प्रशांत किशोर जी के समय में हो, विजनरी लीडर माने जाते थे। आपकी चाहे प्रशांत किशोर जी की क्या भूमिका थी नीतीश कुमार को नीतीश कुमार बनाने में? नीतीश बाबू तो जाति जनगणना कराती है, कराए ना, निकाल के देख लीजिए। कोई समाज नहीं है साहब जिसमें लोग गरीब नहीं रह गए। आरसीपी सिंह की पार्टी आशा का दासा खराब हुआ, इसीलिए भाग गए। देखिए, एक बार जब रेल मंत्री से हटे थे, जो एक सरकार बनी थी, तो उन्होंने एक आदेश किया था जांच की। जांच वाला ही शर्मा गई एजेंसी। देखिए भाई, आरोप प्रत्यारोप तो धीरज जी लगाना नेताओं का काम है। कि आप पे जेडीयू ने पूरा भरोसा जताया, और जिस समय चुनाव हो रहा था आप जमीन लिखवाने में लगे हुए थे। लालू जी की पार्टी है, हम नहीं बोलते, पूरे बिहार में बोलेंगे कि अच्छा इनकी ये पार्टी है। आप चलिए बीजेपी को, कहेगा सब उनको तो अल्पसंख्यक वोट नहीं करेगा। भाई, हम लोग के ऊपर इस प्रकार का कोई ठिकरा नहीं फोड़ सकता है। आपने जिक्र किया है, तो बीजेपी ने क्या आरसीपी सिंह को छला है, ठगा है, महसूस कर? नहीं कि अगर जन स्वराज सत्ता में आती है तो ये 5 चीजें तत्काल हो जाएगी। मैंने ये डंके की चोट पर कि आपने कहा कि बीजेपी संगठन की पार्टी है, नीचे से लोग ऊपर तक आते हैं। जेडीयू इसको कहते हैं बिलो द बेल्ट हिट करना। आज खोलती नहीं रही है भाई, हम लोग का चिट्ठा है जी, बिलो द बेल्ट का हिट करना, बच्चों को सम्मिलित करना। देखिए, हम लोग का वो संस्कार नहीं है, समझे ना। जितना चिट्ठा खोलना है खोलते रहे। जनता से अब अधिकारी नहीं मिलते हैं। क्या नीतीश राज में अफसरशाही बढ़ा? जेडीयू में मैंने संगठन में 33 प्रकोष्ठ बनाए थे, 1-2 नहीं था। और हम लोग कोई प्रकोष्ठ की मीटिंग जब जिले में होती तो मैं जरूर जाता था। आरसीपी सिंह की राजनीतिक जीवन में थोड़ी अस्थिरता आ गई जेडीयू से साइड होने के बाद। भाजपा में गए, हटे, अपनी पार्टी बनाई, फिर जनसुराज में। अब जनसुराज एक विकल्प क्यों बना आखिर? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। नीतीश के 2 कोहिनूर एक मंच पर। हम बात जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की करेंगे, बात पूर्व केंद्रीय मंत्री, जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह जी की करेंगे। हमारे साथ आरसीपी सिंह हैं। जनसुराज आपने ज्वाइन कर ली। हमने शुरुआत में कहा कि 2 कोहिनूर नीतीश से छीन गए, अब नीतीश का क्या हो? देखिए, कोहिनूर जो आपने शब्द कहा ना, तो नीतीश बाबू के साथ हम लोग जब काम कर रहे थे तो नीतीश बाबू अपने पूरे जो कहते हैं ना सवाब पर उस जमाने में थे। और नीतीश बाबू की एक पहचान थी। नीतीश बाबू की पहचान, उनका व्यक्तित्व जो था, उनकी भाषा से, उनके ज्ञान से, काम करने की क्षमता से और लीडरशिप से जानी जाती थी। तो मेरे साथी जो जनता दल में बहुत सारे तो हम लोग के साथ आ गए हैं, जो लोग हैं तो मजाक में कह रहे थे कि भाई नीतीश बाबू थे एक तरफ, आप थे एक तरफ, प्रशांत जी थे, तो दोनों जब एक जगह फिर आ गए हैं, सिर्फ नीतीश बाबू नहीं ना है। और ये जरा समझिए कि बिहार में जो पिछले 20वां वर्ष चल रहा है नीतीश बाबू का आजकल का, जो भी काम उन्होंने किए हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में जो काम हुए, तो जो हमारे साथी लोग हैं कि भाई जो काम किया गया
उसकी सर्वत्र प्रशंसा हुई है। तो ये हम लोगों का दायित्व है जो उनके साथ वर्षों तक मिल करके काम किए और बिहार को यहाँ तक लाने में उनका सहयोग किया। तो अब जो स्थिति है नीतीश बाबू की, उसमें हम लोग जो साथ आए हैं, तो नीतीश बाबू का जो एक संकल्प था, उनका जो सपना था, और दूसरे लहजे में बड़ा उससे मैं सहमत नहीं होता हूँ कि उनकी विरासत जो हो सकती है, तो उन चीज़ों को हम ही लोग स्थापित कर सकते हैं, आगे कायम रख सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। और देखिए, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे राजनीति हो, चाहे किसी प्रकार के और भी सुधार के कार्यक्रम हो, एक सतत प्रक्रिया होती रहती है। जो कार्यक्रम शुरू हुआ, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, सोशल सेक्टर के क्षेत्र में, तो अब ज़रूरत है कि उससे ज़्यादा उसको पुश दिया जाए। और देखिए, अभी जब जन स्वराज ने भाई आदरणीय प्रशांत जी ने जो शुरुआत किया है बिहार बदलाव यात्रा, तो लोग हमसे कहते हैं कि सर आप लोग तो साथ में थे, तो बदलाव क्या कर रहे हैं। देखिए, बदलाव क्या होता है ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि यहाँ जिस आपका एक जो फाउंडेशन हो, तो उस फाउंडेशन पर बहुत लंबा आप नहीं रह सकते। उसके लिए आपको जो आगे चलना पड़ेगा, या तो वर्टिकल जाइएगा या हॉरिजॉन्टल जाइएगा। अब वहाँ पर क्या है कि न, अगर आप स्थिर हो जाइएगा ना, तो स्टैग्नेट जब करता है ना, तो डिटेरियोरेट करना शुरू होता है। तो अब जो हम लोग जो बदलाव की बात कर रहे हैं, बदलाव की बात इस चीज़ की हो रही है कि भाई देखिए, एक तो मैंने बताया ना कि भाई उनके साथ जो सब लोग रहे, उनकी अपनी एक सोच रही। मैंने कहा कि काम क्यों, ऐसा नहीं है, लेकिन आगे जो है ना, अब उस चीज़ से काम नहीं चलने को हो। जैसे आपको मैं कल भी मैं बता रहा था कि नीतीश बाबू जब शुरू में आए थे, तो भाई उनका क्या था, समावेशी विकास, न्याय के साथ विकास। जब सब लोग फिर आए तो जब हुआ कि भाई नहीं, अब जरा फोकस जाना चाहिए, पहले कानून व्यवस्था पर ज़्यादा फोकस रहता था। बाद में जब 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बनी थी, जब प्रशांत जी हम लोग सब साथ काम किए थे, तो आज बिहार में जिसकी चर्चा करेंगे सब, जनता दल के जितने कार्यकर्ता हैं सब लोग, 7 निश्चय की बात होती है। नीतीश बाबू जो 2020 में फिर में आए, तो 7 निश्चय पार्ट 2 किया। वो 7 निश्चय क्या था? 7 निश्चय में अगर देखिएगा, प्रशांत जी ने उस समय जो पूरी की पूरी 7 निश्चय की जो एक उनकी ये पटकथा थी, क्लेम जो लोग भी कर लें, लेकिन उस समय जो कई हजार गाँवों का, 30,000 से ज़्यादा गाँवों का जो उन्होंने सर्वे कर करके जो रिपोर्ट दिया था कि सबसे ज़्यादा लोगों की आवश्यकता जो महसूस कर रहे थे कि भाई हम लोग का नल का जल मिलना चाहिए। एक पंचर कर लेते हैं, तो नल का जल, तब देखिएगा 7 निश्चय में बहुत इंपॉर्टेंट रहा, और नल के जल से बहुत बड़ा जो है समझिए कि वो उसका एक पाया। लेकिन अब आप देखिए कि जब मैं जाता हूँ गांव में, तो नल का जल जो वरदान सिद्ध होना चाहिए था, अब कई गांव में अभी साफ सिद्ध हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी टोटी का रख रखाव नहीं है, पानी का फ्लो हो रहा है, जो गलियां हैं उसमें जल जमाव हो रहा है, जो पानी बह रहा है खेत में, जो है जो खेती की ज़मीन है उसमें पानी का जमाव हो रहा है। देखिए, आपने जो नल का जल जो आपने किया, तो भाई जो उससे जो पेयजल की समस्या, जो पोर्टेबल वाटर, जो अच्छा जल जो मिला, वो तो अच्छा है, लेकिन उसके साथ उसका जो मेंटेनेंस था, उसके आगे जो और होना चाहिए था, जितना होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। रिजल्ट क्या हुआ कि आज आप गांव में जाइए तो नल का जल इतना अच्छा कार्यक्रम है। अब उसमें देखिए, हमेशा जो है ना, इसमें सोचना पड़ता रहता है कि भाई क्या किया जाए जिसमें लोगों का शुद्ध जल भी मिले और उससे जल जमाव की समस्या ना हो, लोगों की परेशानी ना हो, गंदगी ना बढ़े। तो मैंने एक उदाहरण दिया कि जैसे अब हम लोग हों, तो नल का जल का जो पूरा का पूरा क्या मिला था कि लोगों को बिल्कुल शुद्ध जल मिले, किसी प्रकार का वो जो है उसमें किसी गंदगी ना हो, और उसके साथ साथ जो वातावरण है वो भी शुद्ध हो। लेकिन आप आज जो स्थिति आ गई है, तो कोई आपको आगे और निर्णय लेने पड़ेंगे, तो आपको बदलाव लाना पड़ेगा ना। रहेगा नल का जल का ही लोग प्रॉब्लम है, लेकिन उसके साथ जब आगे चलना है, उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। नीतीश कुमार अपने समय में हो, आपके समय में हो, चाहे प्रशांत किशोर जी के समय में हो, विजनरी लीडर माने जाते थे। आपकी चाहे प्रशांत किशोर जी की क्या भूमिका थी नीतीश कुमार को नीतीश कुमार बनाने में? देखिए, हम लोग की सबसे बड़ी भूमिका ये थी जो आपने बताया ना, जिसे नीतीश बाबू के सामने, जो मैंने कल भी कहा था कि भाई उनके सामने अगर बहुत सारी चीज़ों को आप रखते हैं, उस समय की बात मैं बोल रहा हूँ, आज की बात नहीं बोल रहा हूँ, जितने आपने फैक्ट्स दिए, फिगर से मैंने बताया ना आपको, भाई ये जो नल का जल का मैंने एक उदाहरण दिया
कि जब प्रशांत जी ने पूरा का पूरा बिहार के गांवों का सर्वे किया, लोगों से पूछा कि आपकी सबसे पहली आवश्यकता क्या है, तो बता दिया ये है। अब देखिए रोल क्या हुआ, निशान उन्होंने जो है प्रशांत जी ने पूरा का पूरा ये सर्वे किया, डाटा कलेक्ट किया, हम लोग उसको डिस्कस किए, नीतीश बाबू के सामने रखा गया। देखिए साहब ये जो है, अब देखिए नीतीश बाबू इस चीज़ को, यही तो होता है कि जब उनके सामने फैक्ट्स फिगर्स के साथ कुछ को रखा जाता था तो उसको वो समझ लेते थे और तुरंत उस पर जो है निर्णय होता था। तो जो विजनरी लीडर होता है, क्या होता है विजनरी लीडर का मतलब क्या होता है, उनका विजन स्पष्ट होता है भाई कि हमको जब अपने लोगों का कल्याण करना है तो उनके कल्याण करने के लिए जिस प्रकार की योजनाएं बननी चाहिए, तो अगर उनके सामने लाया जाता है तो उसमें बिना किसी प्रेजुडिस के उस पर वो निर्णय ले लेते हैं। तो हम लोगों का क्या रोल होता था कि हम जनता से मिलते हैं, हम क्षेत्र में जाते हैं, गांव शहर के लोगों से मिलते हैं, तो उनकी जो समस्याएं हैं और उसका क्या जो है समाधान हो सकता है, हम लोगों का दायित्व था नीतीश बाबू को इसके बारे में ब्रीफ करना, उनको समूचा का समूचा परामर्श देना, और उनका जो निर्णय जब हो गया तो हम लोग का दायित्व था कि उसको नीचे तक लागू करना। आरसीपी सिंह पर थोड़ा सा आते हैं। आरसीपी सिंह की राजनीतिक जीवन में थोड़ी अस्थिरता आ गई, जेडीयू से साइड होने के बाद भाजपा में गए, हटे, अपनी पार्टी बनाई, फिर जनसुराज में। अब जनसुराज एक विकल्प क्यों बना आखिर? देखिए अस्थिरता नहीं है, देखिए मैं बता देता हूँ। मैं तो भाई आप जानते हैं मैं सिविल सेवा में था, और सिविल सेवा में रहते हुए मैं उत्तर प्रदेश में जितने भी उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े नेता रहे, मैंने कहा है कि मैं तो 4 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया। आदरणीय अब कोई रहे नहीं, वीर बहादुर सिंह साहब थे, नरेंद्र तिवारी थे, मुलायम सिंह यादव थे, कल्याण सिंह साहब थे, सबके साथ मैंने काम किया था। तो देखिए मैं जरूर सिविल सर्वेंट था, मेरी ये संजोग महज संजोग है कि मेरी जितनी पोस्टिंग्स थी ना वो सब में जो है सीधा सीधा नेता लोगों के साथ ही मेरा वो था, एक मैं बता रहा हूँ। फिर मैं बिहार में, आप देखा नीतीश बाबू के साथ मैं 98 में जब उनके साथ आया तो इस प्रकार का वो रहा। तो जो हमारा जो कहीं एक तरह से मैंने सेवा में भी जो हमारी तैनाती रही, अगर हमारी तैनातियों को अगर आप देखिएगा पुराने, तो सारे पद ऐसे हैं या तो सीधे जनता से संबंधित हैं या जो सीनियर जो लीडर हैं उनके साथ हमने काम किया। तो जो एक होता है ना भाई, एक जो आपकी पूरी की पूरी जो ट्रेनिंग हुई, मैंने हमारी कोई ट्रेनिंग, एक तो हमारी प्रोफेशनल ट्रेनिंग 4 साल की हुई तो अलग है, लेकिन हमारे जो एक काम करने में जो ट्रेनिंग हुई ना, जो अनुभव प्राप्त, हाँ देखिए वो हमारे लिए इसलिए अच्छा है कि देखिए हुआ कि अगर आप सरकारी सेवक भी, आजकल सरकारी सेवक की सबसे बड़ी शिकायत क्या होती है कि जनता से मिलते नहीं है, होती है ना कि भाई अफसर उपलब्ध नहीं है। हम लोग की ट्रेनिंग थी और हम लोग चूँकि उस तरह के थे कि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि नहीं मिलना है, तो जब मिलिएगा, लोगों से बातचीत करिएगा उनसे, तो निश्चित रूप से आपका जो व्यवहार होता है ना उसमें परिपक्वता आती है, वो जो उनके प्रति आपकी संवेदनशीलता बढ़ती है, और जो उनकी जो समस्याएं होते हैं ना उसको और बेहतर ढंग से रखते हैं। और ये फ़ायदा किसको होता है, जिसके साथ वो काम करते हैं, तो उनके सामने जब इन बातों को रखेंगे ना तो निश्चित रूप से जो भी आप ऑफिसर हैं तो आप सीनियर अफसर के सामने रखिएगा, आप नेता हैं तो अपने वरीय नेता के सामने रखिएगा, तो उसमें काम करने में आपको मदद मिलती है। ये बहुत देखिए अनुभव जो है, देखिए अध्ययन जरूरी है, अनुभव उससे ज़्यादा जरूरी है। लेकिन आपने कहा कि जनता से अब अधिकारी नहीं मिलते हैं, क्या नीतीश राज में अफसरशाही बढ़ा? या देखिए अभी मैं बता रहा हूँ, आपको याद होगा कि नीतीश बाबू को एक बार नहीं, मैं तो उनके साथ जब था कई बार ये आदेश जारी करने पड़ते थे कि भाई जिले में जो पदाधिकारी हैं भाई वो फर्स्ट आवर में, मतलब 12 बजे के पहले 1 घंटा से 2 घंटा वो जरूर जनता से मिलिएगा तभी ना। जब मिलिएगा तो आपका पहला दायित्व तो ये ना है कि जो आप जितने तरह के कार्यक्रम चलते हैं वो अलग हैं, उनकी जो समस्याएं हैं वो किसके सामने। एक ज़माना था भाई जो जिले का कलेक्टर होता था उसको आँख, सरकार का आँख, कान, नाक, मुंह सब कहा जाता था। काहे? क्योंकि उनके वो एक फील्ड में होते थे, चीज़ों को देखना, उसको आप जब देखिएगा तब ना किसी को बताइएगा, कान से सुनिएगा तब ना किसी को बताइएगा, सुगंध मतलब चीज़ों को समझने की चीज़ है, बोलने की। तो ये जो है एक उस तरह का रोल हुआ करता था। तो आज देखिए धीरे धीरे
जब लोकतंत्र हमारा मैच्योर होता है तो जो हमारे पदाधिकारी होते हैं उनका रोल डिफरेंट होते चलता है। कोई अंग्रेज के ज़माने कलेक्टर अब नहीं ना है। अब आप जो हैं एक जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें हम एक कलेक्टर नाम सिर्फ ले रहे हैं, और जो व्यवस्था है उसमें भाई आज जो है लोकतंत्र में जो कहते हैं ना पीपुल, जनता है जो सॉवरेन है। आप देखिए ना इसी पार्टी का नाम क्या है, जन सुराज। गुड गवर्नेंस किसके लिए? जनता के लिए। आप पूरा का पूरा जो आप सरकार की कल्पना आज करते हैं तो सरकार की परिकल्पना पहले किस काम के लिए होती है कि हमको टैक्स वसूलना है, हमको कानून व्यवस्था को स्थापित करना है। आज क्या है, आज आपका दायित्व है, चूंकि ये वेलफेयर स्टेट है, कि कैसे जो है सरकार जिनके उससे ताकत से बनी है जनता की, उनका जो सर्वांगीण विकास हो, खुशहाली हो। इस पर जन स्वराज में जब आप आए हैं तो कुछ ना कुछ तो आपने महसूस किया होगा, देखा होगा, काम करने के तौर तरीकों को समझा होगा। क्या लगता है बिहार में जो है अपने आप को स्टेबल कर पाएगी जन स्वराज? क्योंकि थर्ड फ्रंट की बात हो रही है। देखिए आप जरा समझिए, मैं इस चीज़ से पूर्ण अवगत हूँ कि बिहार में अभी देखिए जो आप थर्ड की बात किए तो एक सरकार एनडीए की सरकार चल रही है, कई दल उसमें सम्मिलित हैं। इंडिया है उसमें कई दल सम्मिलित हैं, और पिछले 36 वर्षों में दोनों की सरकारें रही हैं। दोनों बिल्कुल मजबूत गठबंधन है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अब देखिए जन स्वराज, देखिए एक बात, इस बात को भी जरा समझना पड़ेगा कि अभी हाल के वर्षों में जितने भी पार्टियों का गठन हुआ, मैंने ही पार्टी का गठन किया है, तो हमको जिस प्रकार से प्रशांत जी ने पूरे बिहार में अपना दौरा किया, गांव-गांव गए, हजारे गांवों का भ्रमण किया, गए, लोगों से मिले, विचार विमर्श किया, लोगों की समस्याओं को देखा, उनकी भावनाओं को जाना, तो पहले वो अभियान चलाए अपना, भाई जन स्वराज अभियान चला। जन स्वराज अभियान से लोगों से वो जुड़े, उनकी समस्याओं से वाकिफ हुए, और फिर जाकर करके 2 अक्टूबर को जन स्वराज पार्टी गठन किया। तो देखिए, और इधर के हाल के वर्षों का मैंने बताऊँ, ये पार्टी जो बनी है इसमें अगर देखिएगा कि भाई करीब समझिए 2 साल का पूरा जो है ये लोगों के साथ संवाद करने के बाद उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या चीज़ें। और एक बात और जान लीजिए कि अगर बिहार में मैं तो प्रशांत जी तो पैदल चले, मैं तो सड़क पर वर्षों से घूमता रहा हूँ गाड़ियों से। आप जहाँ चले जाइए कहीं भी सब जगह देखिएगा कि लिखा रहेगा कि अगर जन स्वराज सत्ता में आती है तो ये 5 चीज़ें तत्काल हो जाएगी। माने ये डंके की चोट पर सब जगह जहाँ भी, ये वादा तो सारे नेता करते हैं। वादा एक अलग चीज़ है। देखिए वादा, देखिए उसमें जो भी वादा है ना वो सब होने लायक, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए वादा पर जरा आइए, कभी भी वादा जो होता है ना, वादा जब आप करते हैं तो किस चीज़ का वादा करते हैं? जो चीज़ हुआ पड़ा है उसके लिए आप कुछ नहीं कहेंगे, आगे क्या करना है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, देखिए जसमन जी, उसमें सबसे बड़ा फोकस पर आप देखिएगा, बिहार में जो सबसे बड़ी समस्या क्या है, बेरोजगारी की। हमारे आज भी जितने भी हमारे बेरोजगार लोग हैं, चाहे महिला और पुरुष है, उनको प्रदेश से बाहर जाना पड़ता है। और मैं बार बार बोलता हूं कि बिहार को लोग मजदूर की मंडी की तरह देखते हैं। कारण कुछ नहीं है, हमारे पास इतना अच्छा समझिए जो हमारा लैंड है, हमारे पास इतना अच्छा जल का स्रोत है, हमारे कृषि की इतनी अच्छी संभावनाएं हैं, हमारे कृषक इतने मेहनती हैं। हमने एक बार नहीं कई बार कहा कि चूँकि मैं स्टील मिनिस्टर में यहाँ जो मैंने पूरा का पूरा NMDC से जो मैंने पता लगा था, कराया था हमने, भरा हुआ अपने पास खनिज संपदा है। इतना रहते हुए भी हम लोग अगर उस पर ध्यान नहीं दिए हैं तो कहाँ से लोगों को रोजगार मिलेगा? आज आप देखिए कि कृषि के क्षेत्र में आप देख लीजिए, जरूर जमीन कम रहा है, लोग मकान बना रहे हैं, सब चीज़ें हो रही है, लेकिन प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ गई है। तो जो पैदा हो रहा है तो जो किसानों को मिलना चाहिए वो तो जो मिला, साथ ही साथ जो उससे उद्योग, जैसे आप देखिए जैसे पिछले 2 साल में यहाँ पर बिहार में ही इथेनॉल के कुछ प्लांट लगे हैं। क्योंकि बिहार में जो मेज की क्वालिटी है ना बहुत ही उत्कृष्ट कोटि की है। अपने यहाँ का जो मेज है, खास करके जो अपना बेगूसराय का इलाका है, उधर बलिया का इलाका है, इसमें प्रोटीन काफ़ी उसमें है। और संभावना, मैंने एक सिर्फ क्रॉप का नाम लिया कि मेज बेस्ड इंडस्ट्री, एक मेज से, एक मक्का से 24 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। अब देखिए इतना हमारा मक्का है,
सारा मक्का का उत्पादन बिहार में हो और सारी फैक्ट्री अगर लगेगी हैदराबाद में, सारी फैक्ट्री लगेगी तमिलनाडु में, तो रोजगार पैदा कहाँ हो रहा है? बिहार में। रोजगार का सृजन कहाँ हो रहा है? वहाँ। काहे नहीं हो रहा? क्योंकि रॉ मटेरियल हमारे पास है, हमारे यहाँ लोग श्रमिक लोग हैं, हमारे यहाँ टेक्निकली क्वालिफाइड लोग हैं, लेकिन जो निवेश चाहिए, जो कैपिटल चाहिए, जो इन्वेस्टमेंट चाहिए, सिर्फ सरकार से नहीं होता ना, जो प्राइवेट क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। वही देखिए, जो इथेनॉल का प्लांट जो लगाया गया लोग किया है ना लोग, ये इसी प्रकार के और भी जब प्लांट यहाँ लगने शुरू होंगे जो एग्री बेस्ड होगा, तो निश्चित रूप से जब हमारे यहाँ ये प्लांट लगेंगे तो हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, ट्रांसपोर्ट के लोगों को रोजगार मिलेगा, तरह तरह के रोजगार के अवसर पैदा होंगे। हमने जब थर्ड फ्रंट की चर्चा की थी तो शायद हम लोग साइड हो गए थे उस विषय से। सवाल ये भी है कि जातीय समीकरण एक बड़ा फैक्टर रहा है। आप जिस समाज से आते हैं, कहा जा रहा है, आरोप भी लग रहे हैं कि भाई नीतीश को डैमेज करेंगे। प्रशांत किशोर जिस समाज से आ रहे हैं, कहा जा रहा है एनडीए को डैमेज करेंगे, यानी बीजेपी को डैमेज करेंगे। तो किसको फायदा पहुंचाएंगे ये? देखिए, ये सोच की बात होती है। हम लोग डैमेज किसी को नहीं करें, ये समझना चाहिए। देखिए, मैंने क्या कहा था कि राजनीति एक सतत प्रक्रिया है। नीतीश बाबू वर्षों तक राजनीति में सक्रिय रहे हैं और नीतीश बाबू ने काम किया, हम इसको स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन जरा ये समझिए कि भाई वो आगे भी तो चीज़ों को चलना है, तो हम लोग डैमेज की बात नहीं हो रही है, इस चीज़ को समझना है। भाई ऐसा नहीं ना कि कोई एक नेता है, आपको मैं बता दूं कि इसके पहले वाले में भी चले जी कांग्रेस की सरकार थी, तो उसमें क्या समाज के नेता लोग नहीं थे? सब लोग थे। तो देखिए, कोई भी समाज जो होता है ना, और ये तो आप जरा देखिए, अगर आप उसी लाइन पर जाइएगा जिस लाइन में सोचते हैं, तो आप जैसे बता रहे हैं कि मैं एक पिछड़ी जाति के उससे मैं आता हूँ। मैंने संगठन में जब काम किया तो मेरा पूरा पिछड़ी अति पिछड़ा महादलित पर मेरा फोकस, सब जानते हैं बिहार में। प्रशांत जी, भाई हम लोग तो दरखास्त कभी दिए नहीं कि हमको कुर्मी जाति में पैदा कर दिया, और न प्रशांत जी दरखास्त दिए कि हमारा ब्राह्मण जाति में पैदा कर दीजिए। ये तो जब यहाँ जब आ जाते, न उदय बाबू ने वो दरखास्त दिया कि मुझे राजपूत में पैदा कर दीजिए, न मनोज जी ने कहा कि हमको अनुसूचित जाति में पैदा कर दीजिए। देखिए, ये तो जब यहाँ आते हैं, लेकिन आप देखिएगा कि जितने भी लोग हैं, जैसे हमने 4 ही लोगों की चर्चा की है, तो सबकी तो अपनी पहचान है ना। ये नहीं कहिएगा कि लोग कास्टिस्ट लोग हैं। सबने अपने शिक्षा के बदौलत, अपने अनुभव के बदौलत, अपने परिश्रम से अपने अपने क्षेत्रों में मुकाम हासिल किया। और अगर बिहार के उसमें परिप्रेक्ष्य में देखिएगा तो हमारा जो देखिए कैनवास कितना बड़ा है, कोई छूटा है क्या इसमें? पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, सवर्ण, हमारे जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, अगर देखिएगा इस जनसुराज में सारे लोग हैं। यहाँ ये नहीं कह सकता, जैसे मैं ये बोलता नहीं जनरली, लेकिन देखिए आदरणीय लालू जी की पार्टी है, हम नहीं बोलते, पूरे बिहार में बोलेंगे कि अच्छा इनकी ये पार्टी है। आप चलिए बीजेपी को कहेगा सब, उनको तो अल्पसंख्यक वोट नहीं करेगा। भाई हम लोग के ऊपर इस प्रकार का कोई ठिकरा नहीं फोड़ सकता है, हम लोग का कोई बैगेज नहीं है। तो जो नीतीश बाबू का था ना कि समावेशी, ऑल एम्ब्रेसिंग, सब लोगों का, तो यहाँ तो सब आपको मैंने एक सिर्फ वो आपको एक दिया है। आप देखिए यहाँ सब हैं, अभी और लोग जुटेंगे। और यही देखिए, यही मैं कह रहा हूँ कि जिसको क्या कहते थे लोग, पहले कास्ट पॉलिटिक्स कहते थे, अब थोड़ा ज़्यादा हम लोग पढ़ लिख गए तो उसको आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कहते हैं। भाई जो जिस समय जो इशू रहता है ना, उसको आपको एड्रेस कर करके, हैंडल कर करके आगे बढ़ना पड़ेगा। आज कोई भी समाज है, नीतीश बाबू तो जाति जनगणना कराए ना, निकाल के देख लीजिए, कोई समाज नहीं है साहब जिसमें लोग गरीब नहीं रह गए। ये सही बात है कि सबसे ज़्यादा गरीब अनुसूचित जाति में मिलेंगे, सबसे गरीब जो हमारे सवर्ण समाज है, लेकिन वहाँ भी 20% से ज़्यादा लोग गरीब हैं। तो ऐसा नहीं, तो आपको तो एक बनानी पड़ेगी ना इस प्रकार की नीति, आपकी सोच में ही बदलाव लाना पड़ेगा ना कि आखिर सबका है ना। भाई हम तो बार बार बोलते हैं कि प्रधानमंत्री जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, वो भी कहते हैं। नीतीश बाबू को कहते हैं भाई न्याय के साथ विकास, तो हम लोग तो इसी बात को कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का आपने जिक्र किया है, तो बीजेपी ने क्या आरसीपी सिंह को छला है, ठगा है, महसूस करते? नहीं। देखिए, मैं बहुत इसमें, मेरे इन लोगों के साथ आज के संबंध नहीं है, और मैं इन सब चीज़ों में बहुत स्पष्ट रहता हूँ। वर्षों तक मैं जब जेडीयू में था, जब भी एनडीए के साथ कोई बातचीत होती मेरे साथ, मैं उनके साथ केंद्र में मंत्री रहा हूँ, मुझे वो भी जानते हैं, मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ। देखिए समस्या कहाँ पर आती है,
वो थोड़े सभी समझे थे कि कभी कि आरसीपी को जेडीयू छोड़ना पड़ेगा। उन वर्षों से हम उनके साथ रहे थे, उनको भी लगा कि रहेंगे हमारे साथ तो काम करने में सहूलियत होगी। लेकिन देखिए बीजेपी संगठन जो है उनका साधारण संगठन नहीं है, 18 करोड़ उनके लोग हैं। हम जिस लेवल पर एंट्री किए थे, आप जरा समझिए, मेरी एंट्री कहाँ हो रही थी, मैं कैबिनेट मिनिस्टर रह चुका था। तो मेरा जब एंट्री जिस लेवल पर है तो उस लेवल पर इतना एडजस्टमेंट इतना आसान होता है क्या? इतना आसान नहीं होता है। देखिए वो जो है संगठन की पार्टी है, नीचे से लोग ऊपर तक जाते हैं, हम इस चीज़ को समझते हैं। लेकिन मुझसे चूंकि मेरे संबंध जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 से बहुत अच्छे रहे, सबसे रहे, तो मैं भी उनकी चीज़ों को समझता, तो वही मुझे समझते थे और बराबर हमसे कहते थे कि आरसीपी जी हम लोग सब ख्याल रखेंगे। लेकिन मैं जब भी उनसे मिलता था अपनी, देखिए और कोई बात नहीं थी, उनको लगा जब नीतीश बाबू के साथ चलना है तो जब तक नीतीश बाबू रहेंगे तो आरसीपी सिंह का, देखिए कोई भी जब किसी के साथ आप मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ आपका है और हम बाहर हैं, एक उनके लिए भी असमंजस की स्थिति होती है। तो हमसे बोले थे कि रुकिए, तो हमने कहा साहब देखिए यार, हमारा जब फायदा आप लीजिएगा तब आपको भी फायदा है, हमको भी फायदा होगा। नहीं तो हम अगर बैठे रहेंगे तो सिर्फ हम ही नहीं है ना, हमारे साथ बहुत सारे हमारे लोग हैं, उनका क्या राजनीतिक भविष्य होगा। इसीलिए हम ये नहीं कहते कि हमको अच्छा लग जीना। लेकिन फिर एक काउंटर करना पड़ रहा है। सवाल ये है कि आपने कहा कि बीजेपी संगठन की पार्टी है, नीचे से लोग ऊपर तक आते हैं। जेडीयू में, हाँ, ये तो मैं नहीं बोल रहा हूँ। अब तो चूंकि जब नीतीश बाबू थे तो बोलते थे यार हम लोग की तो पार्टी, रामचंद्र बाबू, हम लोग जो हैं मुद्दा बेस्ड होते हैं। कभी मुद्दा आरक्षण का हो गया, कभी किसी और का मुद्दा हो गया, कभी किसी को इमरजेंसी, वो मुद्दा होता है। तो वहाँ क्या होता है ना कि वो मस्त हो जाता। तो मैं जब जेडीयू में आया था, चूंकि मैं सरकारी संगठन में, मेरा तो सरकारी संगठन में था। भाई सिविल आईएएस में क्या है, सरकारी है, आप हैं, आपका पूरा हायरार्की है। लेकिन वहाँ पर आप, इसमें फ़र्क क्या है, वहाँ पर एवरीबडी इज पेड। हम कलेक्टर हैं तो हमको भी तनख्वाह मिलती है, हमारा जो सबसे ग्राम विकास अधिकारी उसको भी तनख्वाह मिलती है। हमने सोचा कि भाई जब वहाँ तो सरकारी है, जब आप जेडीयू में अगर आप देखिएगा तो हमने जो 2010 में जब मैंने पार्टी ग्रहण सदस्यता लिया तो मैं पूरा का पूरा मैं किस काम में लगा रहता था, जेडीयू में। नीतीश बाबू कहते थे कि अरे यहाँ जी ये सब संगठन की बात को सुनता है, आप जो हैं आप अपना दिमाग लगाइए करिए। तो आप बता दीजिए, जेडीयू में मैंने संगठन में 33 प्रकोष्ठ बनाए थे, 1-2 नहीं था। और हम लोग कोई प्रकोष्ठ की मीटिंग जब जिले में होती तो मैं जरूर जाता था। और आप ये देखिए कि हमने प्रयास कर करके, मैं नहीं कहता हूँ मैं सफल रहा उसमें कितना दूर तक, लेकिन इस पार्टी का, जिसका जिला का तो यह पार्टी बन ही नहीं पाती थी, प्रखंड तो छोड़ दीजिए, पंचायत तो छोड़ दीजिए, बूथ तक हमको एक मीटिंग में सब लोग इनके बैठे थे। तो हमारा दावा था कि हम लोग 70% बूथ पर काम किए हैं। इनके सारे नेता जो क्रिटिकली उसको एग्जामिन कर रहा था, मैं सहमत हूँ, मैं उसमें थाने में सुन रहा था, बोले 30% पर तो कोई डाउट नहीं है, बूथ की बात मैं बोल रहा हूँ। तो मैं जब आया तो मैं मुस्कुराते हुए आया, हम कि 30% पर तो आप सहमत हैं ना। जो आप जिला अध्यक्ष नहीं बना पाते थे साहब, कम से कम जिला का हो गया, प्रखंड का हो गया, पंचायत का हो गया, नगर का हो गया, समस्या अब तो बूथे पर ना है। तो 30% पर तो हम बना लिए हैं, अब 70% मेहनत। जब हम ये बोले तो उनके दूसरे एक बड़े नेता बोले अरे नहीं नहीं नहीं, हमारे क्षेत्र में तो 80%। हम कि सर उस पर हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन इतना तो आप मानिएगा कि पहली बार जेडीयू में हम लोग संगठन की बात करते हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं, ये पता कर लीजिएगा, लगातार 26 दिनों तक अन्य मार्ग में हम लोगों ने, हरिवंश जी भी रहते थे और बहुत साथी हमारे ऐसे थे, 26 दिनों तक लगातार प्रशिक्षण, 1,000 वर्कर का अन्य मार्ग में भोजन प्रशिक्षण होता था। हम बगल के घर में रहते तो वहाँ खाना होता। नीतीश बाबू को हम लोग रिक्वेस्ट सिर्फ एक दिन वो आए थे, हमने कहा सर आप रोज एड्रेस के लिए, बोले हमारा ही काम थोड़ा है, वो काम हमारा संगठन आप लोग देखिए। संगठन का मतलब क्या होता है कि आपका जो है नीचे तक लोग हर एक पद पर रहे जिम्मेवारी के साथ। देखिए आज मेरा फोकस क्या रहता है और आज भी मैं करता हूं कि उस संगठन को मैं सबसे अच्छा संगठन मानता हूं जो बूथ स्तर पर है। देखिए अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर बहुत शानदार संगठन है, शानदार भाषण देने वाले लोग हैं, बहुत अच्छी बात है, प्रदेश पर बहुत शानदार हैं, बहुत अच्छी बात है, जिला में मत पूछिए, एक से एक टॉप लोग जुटे हुए हैं, बहुत आपको एडवांटेज है, प्रखंड में भी एक से एक ताकतवर लोग हैं, तो आपको ताकत मिलेगी, पंचायत में भी बहुत लोग हैं। लेकिन अगर बूथ पर नहीं है ना, तो राजनीति में तो संख्या बल होता है ना। आपको चुनाव के दिन एक बूथ पर कितने वर्कर हैं जो लोगों को घरों से बुला करके
माता जी, बहन जी, भाई साहब जरा चलिए वोट दे करके तब अपना काम करिएगा। वो अगर आपके पास, अगर आपका बूथ मजबूत हो गया तो इसलिए देखिए सब पार्टियों का नारा होता, और हम लोग शुरू में ही बोलते थे, शुरू से हमारा यही था जब हम ट्रेनिंग देते थे कि बूथ जीतो चुनाव जीतो। तो संगठन जब बूथ स्तर पर रहेगा तो जनता दल में पूछ लीजिएगा नेता लोग कोई बूथ स्तर का सोचते थे आज, क्योंकि हम लोगों ने बनाया ऐसा नहीं है। तो जो कोई चीज़ बनाता है तो तुरंत खत्म नहीं होता, लेकिन हाँ जितना प्रशिक्षण हम लोग कराते थे, जितने तरह की ट्रेनिंग होती थी, अब हम तो नहीं जानते हैं। राजनीति है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा ही। आप आ गए इधर, लोग कह रहा है कि भाई आरसीपी सिंह की पार्टी आशा का दासा खराब हुआ इसीलिए भाग गए। देखिए दशा की बात नहीं होती। देखिए भागने और कहीं कहाँ भागे गए, हम तो बिहार में हैं और हम लोग भागे कहाँ, हम लोग तो पहले भी साथ काम किए, तो भागे कहाँ, हम लोग यहाँ से भागे कहीं दूसरा देश नहीं चले गए। और देखिए क्या चीज़ होती है जो आपने पहले में बोला था। देखिए प्रशांत जी ने पार्टी गठन किया 2 अक्टूबर को, हमने पार्टी गठन किया 30 अक्टूबर को। आप जरा देखिए 7 ही 8 महीने का हम लोग का। तो भाई हम लोग तो जस्ट शुरू करने जा रहे थे, तो दोनों की हम लोग केमिस्ट्री मिलती है, हम लोग साथ काम किए हैं। तो देखिए और हम लोग का दोनों का भी एज है। देखिए ऐसा है ना कि भाई अभी जो है, और जब कोई दल बनाते हैं ना कोई 2 दिन के लिए नहीं बनता है दल। अब नीतीश बाबू ही 1994 में बना है, भाई चल रहा है ना, 31 साल हो गया, बहुत सारी पार्टियां हैं। तो देखिए हम लोग जब एकदम साथ आए हैं, अच्छा देखिए दोनों के पास हैं कौन लोग, ज़्यादातर पॉलिटिकल लोग जो हैं वो जेडीयू बैकग्राउंड वाले हैं। अगर आप देखिएगा जितने लोग हैं, हमारे पास तो 98% वही लोग होगा, प्रशांत जी के पास भी अच्छे खासे लोग हैं। बाकी और लोग जो किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए थे, प्रोफेशनल लोग हैं, वो सब जुड़ रहे हैं। और एक बात मैं देखिए, अब किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, हम लोग क्या है बिहार में, आप जानते हैं कि आपको मैंने बताया कि भाई इंडिया का गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, उसमें नीतीश बाबू एक ताकत है। तो चूँकि नीतीश बाबू, भाई मैंने बताया ना कि इस बार को बार बार बोलते हैं, वो तो लोगों को खराब भी लगता है, लेकिन वो तो स्वीकार करना पड़ेगा ना कि नीतीश बाबू का जो स्वास्थ्य 2015 में था, 20 में था, आज वो नहीं है, किसी का भी नहीं रहेगा, ढलान पर होता है। तो हम लोगों का क्या है कि भाई वो फिर उनके साथ जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे। तो ये चूँकि आपके अपने शुरू में ही कहा ना कि एक तरफ प्रशांत जी थे, एक तरफ मैं था, तो उनको नेचुरल लगता है कि दोनों तो है ही हैं, चले चलें। तो अगर वो धीरे धीरे हम लोगों के पास वो सारे लोग आ जाएंगे तो बिहार की राजनीति में ये जो जन सुराज है ना, आगे आने वाले वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ रहेगा। क्योंकि इसका जो पूरा का पूरा समझिए जो अम्ब्रेला है वो सबको लेकर के चलने का है। जेडीयू ने एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया है कि आप पे जेडीयू ने पूरा भरोसा जताया, और जिस समय चुनाव हो रहा था आप जमीन लिखवाने में लगे हुए थे, अस्थमा का जिक्र हुआ और भी कई जगह। अच्छा सुनिए, ये लोग के पास कुछ है क्या, ये बताइए। जिस समय चुनाव हो रहा था राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? मैं नहीं था, मुख्यमंत्री जी थे। प्रदेश अध्यक्ष कौन थे? वशिष्ठ बाबू थे, समझे ना। अब देखिए एक बात मैं बता दूं, सबसे बड़ी चीज़ यही मैं बता रहा हूँ, राजनीति में सबसे जरूरी क्या होता है और सार्वजनिक क्षेत्र में मर्यादा का। हम सिविल सर्विस में रहे हैं, जो हमारे सीनियर्स रहे हैं जी, कोई बात होती है तो उनको हम जाके बताएंगे ना। हम जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, जो हमारे साथ सारे साथी काम किए, तो भाई हम आज से तो है नहीं, नीतीश बाबू के साथ तो 98 से रहे हैं। तो भाई इस प्रकार की बात करना, देखिए मैं एक बात फिर बता दूं, कभी भी ऐसी भाषा का, ऐसी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए बिना चीज़ों को समझे, जिसको कहते हैं बिलो द बेल्ट हिट करना। आज खोलती नहीं रही है भाई, हम लोग का चिट्ठा है जी, बिलो द बेल्ट का हिट करना, बच्चों को सम्मिलित करना। देखिए हम लोग का वो संस्कार नहीं है, समझे ना। जितना चिट्ठा खोलना है खोलते रहे, हम लोग को अभी ये सब लंबी राजनीति है, समझे ना। हमारा ध्यान कहीं और है, वो लोग अपने काम में रहें, हम लोग पॉजिटिव सोच के हैं, हमको आगे सोचना है, आगे बिहार को लेके चलना है, और उसी काम में लगे। हम तो अपने जितने हमारे जो जनसुराज के साथी हैं उनको हम प्रशिक्षित करके सब बूथ पर तैयार करेंगे कि हम ही सब चीज़ पर ध्यान देंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, लगातार कहा जाता रहा है लंबे समय से कि नीतीश कुमार इज ए वेरी ऑनेस्ट पॉलिटिशियन एंड पर्सन इन बिहार, ये सच्चाई है या मिथ्या है? इसमें देखिए ये जो कहा जा रहा है ना, हम तो नीतीश बाबू से इतने साल तक रहे, मैं बता रहा हूँ, तो इसमें डाउट किसको है? इसमें डाउट किसी को नहीं है जो नीतीश बाबू को जानता है। हम लोग उनके साथ काम किए, नीतीश बाबू को हम जानते, नीतीश बाबू हमको जानते हैं।
हम में कोई अगर खराबी होती तो हमको नीतीश बाबू ने हमको बताएंगे, हमारे लीडर तो हो न रहे हैं। देखिए, तो नीतीश बाबू के मैंने आज से नहीं, शुरू से अगर आप देखिएगा तो नीतीश बाबू जब तक, मैं फिर क्या बता रहा हूँ, जब उनका पूरा शरीर जब उनके नियंत्रण में था, अच्छा वो पूरे तरह से नियंत्रण में सब चीज़ रहता है तो आज ये नौबत आते कि हम लोग बाहर रहते, सवाल ही नहीं उठता है। ये तो समझिए कि सब लोगों का दुर्भाग्य है, सिर्फ हमारा नहीं है, बिहार का भी है। लेकिन एक बात को जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि नीतीश बाबू की एक पहचान रही है, समझे कि नहीं? अरे इसमें किसी को डाउट है क्या? हमको तो बिल्कुल नहीं है, इसमें बिल्कुल हमको तो कतई डाउट नहीं। हम तो इतने वर्षों तक उनके साथ रहे जी। बताइए, रेल मंत्री थे, जानते हैं रेल मंत्रालय क्या होता है? सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, शिपिंग से लेकर ट्रांसपोर्ट का सारा था, एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। बता दे कोई अब बता दे, एक बार जब रेल मंत्री से हटे थे, जो एक सरकार बनी थी, तो उन्होंने एक आदेश किया था जांच की, जांच वाला ही शर्मा गई एजेंसी। देखिए भाई, आरोप प्रत्यारोप तो धीरज जी लगाना नेताओं का काम है। जी, नीतीश कुमार के कार्यकाल की ही कुछ जो चर्चाएं हैं, तब के आरसीपी टैक्स की बात करें, अब के डीके टैक्स की बात करें, या संजीव हंस के फंसने की बात करें, अफसरशाही की बात करें। देखिए, एक बात मैं बता दूं, ये जितनी तरह की बातें होती हैं वो क्या होता है, पॉलिटिकल टारगेट करना होता है। आप देखिए, हमारे बारे में ही बोले तो हमारे बारे में तो आरजेडी वाले बोलते थे, तो आपने देखा कि जो भाई उनके शक्ति यादव, उन्हीं को कहना पड़ा कि हम इसलिए वो बोलते थे क्योंकि हम लोग को टारगेट करना रहता था सीएम हाउस के। भाई पॉलिटिकली किसी को टारगेट करना है तो रास्ते होते हैं, लेकिन मैं जिस बात को कहा कि नीतीश, देखिए सिस्टम, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिस्टम जो है वो सब साफ सुथरा हो गया। हम आपको उदाहरण दें, देखिए बताइएगा, उसको अन्यथा किसी को नहीं लेना चाहिए। मैं तो बताऊं कि मेरे पिताजी शिक्षक थे, गांव में रहते थे, लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि 1936 से वो डायरी लिखते थे, समझे कि नहीं? उन डायरियों को मैं कभी देखता हूं तो आप हंसिएगा। हम एक छोटा उदाहरण देते हैं, बंदूक का रिन्यूअल का। पुराने लोग थे, बंदूक था, लिखा हुआ है कि बंदूक का रिन्यूअल कराने गए, जो उसका लाइसेंस का फीस है 8 आना दिए, चपरासी को घूस दिया 2 आना। ये कब की मैं बात बोल रहा हूँ? 1967 की। हम नीतीश बाबू को बोले थे कि अरे सर, इसको क्या कहिएगा, जो बता दीजिए हमको। कोई कहता है कि उसमें बड़ा भ्रष्टाचार था, जरा बता दीजिए हमको। भाई आपको क्या देखना है कि जो शीर्ष नेतृत्व पर, उनके ऊपर कोई, बाकी मैं इस बात को देखिए, ये किस बात के लिए हमेशा चलता रहा। अच्छा ये बताइए, चाणक्य ने क्या कहा था, क्योंकि हम तो हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं, वेट पोस्टिंग एंड ड्राई पोस्टिंग। वेट पोस्टिंग किसमें कहते हैं? जिसमें कुछ लोगों को मिलता है। सूखा पोस्टिंग जहां कुछ नहीं है। उस जमाने, समझे ना? आपका प्रयास क्या होता है कि जब आप सत्ता में रहते हैं तो ये बिल्कुल जो है ना, बिल्कुल शिष्टाचार की तरफ पर नहीं बन जाए, और लोगों में इस बात का होना चाहिए। और जब नीतीश बाबू आए थे, उसमें अभयानंद जी थे, भाई स्पेशल विजिलेंस यूनिट बना था, किस प्रकार की कार्रवाई होती थी। देखिए, बहुत तरह के काम होते हैं ना, तो नीतीश बाबू ने तो प्रयास किया ही, ऐसा नहीं है। इसलिए सिर्फ ये उदाहरण देके कि ये इससे आप ये नहीं कर दीजिएगा कि नीतीश बाबू में इस प्रकार की कोई अवगुण थे, बिल्कुल नहीं। ये भी संघर्ष प्रशासन में जो है ना, प्रशासनिक व्यवस्था में चलते रहेगा, और कितना वो कम हो। और इसका रास्ता क्या होता है? जो ट्रांसपेरेंसी होती है। जहां जहां जब ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है वहां तो खत्म होता जा रहा है ना। जिस चीज के लिए पहले लोगों को पैसा देना पड़ता है वैसे मिलता है, तो कोई जरूरत नहीं है। जैसे जैसे सिस्टम में ट्रांसपेरेंट होगा, जब वो होगा तो सब चीजें समाप्त होती है। चलिए, बहुत धन्यवाद। देखिए, आरसीपी सिंह जी थे, इन्होंने बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया है, तो दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए दें हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।